हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं लोकेश गौतम पी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेकर आए हैं बोर्ड मेगा रिवीजन क्लासेस, जो कि आपको यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमने चैप्टर 1 अपलोड कर चुके हैं और अभी चैप्टर 2 का पार्ट 2 आज अपलोड होने वाला है। अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जल्दी जाइए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 को देख कर आइए। आज हम पार्ट 2 जो है स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं देरी करे बिना। चलिए, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बेटा, हम दो पार्ट में कवर करने वाले थे। पार्ट 1 में अब तक हमने देखा कंडक्टेंस क्या होते हैं और उसके रिगार्डिंग जो टर्म्स थी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस खुद हो गया, और हमारा मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कोलराउस लॉ, ये सभी हम कवर कर चुके हैं। देन उसके बाद हमने देखा था ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ये पूरा पार्ट हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख कर आइए। पार्ट 2 में आज हम करने वाले हैं सेल, जो भी हमारा सेल वाला पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वो आज हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, सेल क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड इज नॉन एज सेल। दो इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, जिसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। हम यहाँ दो तरह के सेलों की बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज ए गैल्वेनिक सेल, सेकंड इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, इज ए गैल्वेनिक सेल। और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, वो क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं। एक बार देख लेते हैं सब सही चल रहा है ना। कमेंट करके बता दीजिए, आवाज और वीडियो क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए। आपके ही कमेंट का वेट है बेटा। हाँ, चलिए, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो तरह के सेल की अब हम बात करने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल। व्हाट इज अ गैल्वेनिक सेल? Device in which spontaneous redox reaction is used to convert chemical energy into electrical energy। यहाँ पर ये सेल क्या काम कर रहे हैं? जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उन्हें हम गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। जैसे कि हमारा बटन सेल, या जो रिमोट के अंदर हम जो सेल यूज में लेते हैं, वोल्टेज सेल, वो भी एक गैल्वेनिक सेल होते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है? एक्चुअल में जो केमिकल एनर्जी भरी हुई होती है, जो केमिकल अंदर भरे हुए हैं, जब हम यूज लेते हैं तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हम इजिली उसका यूज ले पाते हैं। इसी को समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेने वाले हैं। हम यहाँ हर पॉइंट कवर करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप जाकर एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। एनसीईआरटी के अंदर आपको रिटन एक्सप्लेनेशन अच्छा मिलने वाला है, जो कि बोर्ड के अंदर आपको कॉपी भरने में बहुत काम आने वाला है। जल्दी जाना। यहाँ से जाने के बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है आपको, और ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ पे दो कंटेनर है। फर्स्ट कंटेनर की अगर हम बात करें, ये हमारा फर्स्ट कंटेनर है। फर्स्ट कंटेनर के अंदर हमने जिंक की एक इलेक्ट्रोड ली है, जिसको उसी के सॉल्यूशन ZnSO4 में डिप किया हुआ है। अब जो जिंक है उसे हमने वोल्ट मीटर और एक दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ा है, जो कि कॉपर का इलेक्ट्रोड है, जिसे भी हमने CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप करा हुआ है। जिंक वाले को हमने एनोड माना है और एनोड पार्ट से जोड़ा है, और जो कॉपर वाला है उसे हमने कैथोड पार्ट बनाया है। और जो कि हमें पता है कि एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कल बताया था हमने, पूरा हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता चुके हैं। तो यहाँ पर ज्यादा बताने की जरूरत लग नहीं रही है मुझे। तो जैसे कि यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक जो मेटल आयन है वो क्या करेगी? अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर छोड़ छोड़ के कहाँ आने लगेंगे? सॉल्यूशन के अंदर आने लगेंगे। Zn+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आने लगेंगे।
तो धीरे-धीरे जो ये इलेक्ट्रोड है वो कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होने वाला है और सॉल्यूशन में Zn+2 आयन बढ़ रहे हैं, इस वजह से सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इस अपोजिट चार्ज की वजह से ही जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलिए इधर सेकंड पार्ट पर आइए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हमने यूज में लिया है वो कॉपर का है और जिसे हमने कैथोड पार्ट बनाया है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, इस वजह से जो सॉल्यूशन के अंदर Cu+2 आयन और SO4-2 आयन है उसमें से Cu+2 इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ इकट्ठे होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे होने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे जो कॉपर है वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आने लग जाएगी और इस वजह से जो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाता है और सॉल्यूशन के अंदर Cu+2 जाकर इलेक्ट्रोड पे चिपक रहे हैं और SO4-2 आयन का जो रेशियो है उसमें SO4-2 बढ़ जाते हैं, इस वजह से जो सॉल्यूशन है वो हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इस वजह से जो पोटेंशियल जब डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ तक क्लियर है। और इस एनोड और कैथोड को हमने जोड़ा हुआ है वोल्ट मीटर से। यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। अब जो हमारा एनोड है, एनोड वाला कंटेनर है, उस पे क्या हो रहा है बेटा, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो चलिए इधर ले लेते हैं ताकि साथ के साथ हम लिख भी लें। आपको दिख रहा होगा, देख लेते हैं हम, आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है। चलिए, जब एनोड वाला जो पार्ट है, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है। तो जिंक का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये Zn जो है सॉलिड पोर्शन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में चला जाएगा और Zn+2 बना लेगा। Zn+2 बनाकर सॉल्यूशन में चला जाता है। इसी तरह से कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो ये सॉल्यूशन से Cu+2 आयन लेकर, प्लस टू आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल बना लेता है और इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाता है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है? क्या यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है क्या? ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। सर ये जो यू शेप का ये दिख रहा है ना, यू शेप ट्यूब दिख रही है, वो क्या है? बेटा इसे बोलते हैं हम साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का यूज क्या होता है? जो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इस पोटेंशियल में पूरे सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम साल्ट ब्रिज का यूज लेते हैं। अब इस साल्ट ब्रिज के अंदर जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो भरे जाते हैं अगर अगर सॉल्यूशन के साथ, जो कि सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है और साथ के साथ अभी हम दोबारा आने वाले हैं, लेकिन हम एक बार ये रिएक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर रेगुलर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? एनोड टू कैथोड हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड हो रहा है तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होने वाला है? कैथोड टू एनोड होने वाला है। अगर एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो वहां पर जो करंट है उसका फ्लो कैथोड टू एनोड होने वाला है और इंटरनल सर्किट में करंट का फ्लो एनोड टू कैथोड होने वाला है। ये पूरा का पूरा हमारा जो डायग्राम है वो हम समझा चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और वन बाय वन जो पॉइंट है उनको कवर कर रहे हैं। देखिए अब हमें सेल रिएक्शन लिखनी है। जब भी सेल रिएक्शन लिखी जाए तो एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन को ऐड कर दिया जाए। एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन को ऐड कर दिया जाए, लेकिन वो भी जब जब इलेक्ट्रॉन जो है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, ये गड़बड़ है बेटा, रिएक्शन ही गलत लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन तो लूज करे हैं ना, तो ये तो इधर आने वाले हैं, गलत लिखे हैं। ये इधर आने वाले हैं +2 इलेक्ट्रॉन। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं इसलिए Zn+2 इलेक्ट्रॉन आए हैं और कॉपर ने जो है वो गेन करे हैं इसलिए Cu+2 इलेक्ट्रॉन, जो कि कॉपर सॉलिड बना रहे हैं। अब हमें ऐड करने के पहले ये देखना है कि दोनों में
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या इक्वल है क्या? क्योंकि जब हम सेल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए, इसलिए दोनों जगह इलेक्ट्रॉन बराबर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम एक सूटेबल नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई, जो हमारी रिएक्शन है उसे मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देते हैं। अभी यहाँ बराबर है इसलिए हम डायरेक्टली ऐड करके रिएक्शन को लिख देंगे, तो हमारी जो सेल रिएक्शन वो होने वाली है जिंक सॉलिड प्लस Cu plus 2 aqueous gives Zn plus 2 aqueous plus Cu solid। ये क्या हो गई हमारी सेल रिएक्शन हो गई, ये क्या हो गई है हमारी सेल रिएक्शन हो गई है। क्या आपको समझ में आ चुका है? क्या आपको समझ में आ गया है किस तरह से लिखा जाएगा? यहाँ इसके बाद अगर किसी भी गैल्वेनिक सेल के रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन करना है तो किस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले लिखा जाता है एनोड वाली रिएक्शन को, देन लिखा जाता है डबल लाइन, ये डबल लाइन का मतलब है साल्ट ब्रिज, फिर कैथोड वाली रिएक्शन को। अब लिखना कैसे है ये हम बताने वाले हैं। देखिए एनोड की जब लिखी जाएगी तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सबसे पहले Zn जो है वो किस में चेंज हो रहा है, Zn प्लस 2 में चेंज हो रहा है, कुछ इस तरह लिखा जाएगा। Zn जो है वो Zn प्लस 2 में चेंज हो रहा है, देन उसके बाद आ जाता है साल्ट ब्रिज। अब कैथोड रिएक्शन को लिखने वाला कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिसमें वो Cu+2 आयन जो है, Cu+2 आयन एक्वस इसमें चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है। Cu+2 किस में चेंज हो रहा है बेटा, कॉपर में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से सेल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें याद रखना है। अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखने को मिले, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा ये था कि जब भी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है पूरे प्रोसेस के दौरान, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ हो रहा था, एनोड टू कैथोड, और जो करंट का फ्लो है एक्सटर्नल सर्किट में वो कैथोड टू एनोड हो रहा था, और इंटरनल सर्किट में जो करंट का फ्लो वो एनोड टू कैथोड हो रहा था। इंटरनल में हो रहा था एनोड टू कैथोड और एक्सटर्नल में हो रहा था कैथोड टू एनोड, याद रहेगा। सेकंड, सेल रिएक्शन में प्रोसेस अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, यहाँ पर जो जिंक मेटल थी वो धीरे धीरे उसकी जो मेटल था वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन जो थे वो बढ़ रहे थे, वहीं सॉल्यूशन के अंदर कॉपर+2 आयन जो थे वो डिक्रीज हो रहे थे और इलेक्ट्रोड पर कॉपर बढ़ रहा था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहा है हमारा साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज हम समझा चुके हैं क्या होता है, वो वो यू शेप ट्यूब जो पूरे सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखती है और जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करती है, उसे हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज, जिसके अंदर क्या भरा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड भरा होता है, जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड भरा होता है, जो कि कैसियल भी हो सकता है, अगर अगर के पास कैसियल भरा होता है। अब यहाँ पर ये क्या काम करता है, ये सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, याद रहेगा, ताकि जो करंट का फ्लो है वो कंटिन्यू होता रहे। ठीक है, ये जो हो गया ये हमारा हो गया, इस तरह से गैल्वेनिक सेल जो है वो वर्क करता है, और इसका जो भी स्ट्रक्चर था या बोल सकते हैं डायग्राम वो भी हम देख चुके हैं। इसी के साथ ये तो पूरा पार्ट हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल। अब इसके बाद हम ले रहे हैं इसके क्वांटिटेटिव पार्ट या न्यूमेरिकल पार्ट को, जिसमें हम देखने वाले हैं ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल, जिसमें हम सबसे पहले देख कल बात कर चुके थे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों बातें हमारी हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं सेल पोटेंशियल की। जब सेल पोटेंशियल की अगर बात करी जाए तो ई सेल इक्वल टू होता है हमारा ई सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यही होगा। अरे यही होगा। ये पढ़े हुए तो आप भी हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और भी क्या लिख सकते हैं इसे, देखिए। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करूं तो ई नोड सेल, वहां पर ई नोड सेल स्टैंडर्ड कंडीशन भी मैं बता चुका था क्या होती है। कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर 1 बार या 1 एटम हो, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, उस कंडीशन में जो जो भी स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो करता है उसके लिए हम बोल देते हैं ई सेल, ई नोड सेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अगर इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जाए तो हमें पता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में बता चुके हैं, एसओपी इक्वल टू होता है माइनस एस आर पी। एसओपी इक्वल टू होता है माइनस एस आर पी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एस आर पी एनोड, तो उसको हम पीछे लिख लेंगे और प्लस वाले को हम आगे लिख लेते हैं। तो ये होगा एस आर पी, पीछे वाले को पहले आगे लिख रहे हैं बेटा, एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड। ई नॉट सेल इक्वल टू होता है एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी रिएक्शन का ई नॉट सेल निकालने का या ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का, जो कि हमें याद रखना है और आपको याद भी होगा आई होप। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट करके बता दीजिए सब सही चल रहा है ना, सब सही चल रहा है क्या, एक बार बता दीजिए। आपके कमेंट का वेट है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम। आगे हम लेने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन को। आगे हम लेने वाले हैं बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन इसका। देखिए आपके सामने सेल रिप्रेजेंटेशन की रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ होगा, जो कि 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब रिप्रेजेंट उससे सेल रिएक्शन जो लिखी जाएगी वो आप लिखने वाले हैं, इससे जो सेल रिएक्शन लिखी जाएगी वो आप लिखने वाले हैं। मैं इसका सेकंड क्वेश्चन करने वाला हूँ, जिसमें सेल रिएक्शन के साथ साथ मैं आपको ईएमएफ ऑफ सेल भी निकाल के दिखाने वाला हूँ, ये ई सेल भी निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो साथ बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, जो भी हमने अभी पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है। सेल रिएक्शन लिखने के लिए मैं इसको इधर ले लेता हूँ, ये पूरा खाली है ना, तो आराम से इधर करते हैं ना। तो इसके लिए हम एस जेड एन प्लस टू यू प्लस टू। यहाँ पे गड़बड़ है, टाइप राइटर की गलती है बेटा, ऑपरेटर नहीं लिखने में गलती कर रहा है, अब क्या करें। सॉलिड, ये हमारा होगा एक्वस, ये होगा हमारा एक्वस। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या मैंने भी आपको बता चुका हूँ क्या, मैं आपको बता चुका हूँ क्या कि जब भी इस तरह का सेल रिप्रेजेंटेशन होगा तो किस तरह से उसकी रिएक्शन लिखी जाएगी। फिर भी मैं स्टार्टिंग से आपके बताने वाला हूँ। देखिए इस पूरे रिप्रेजेंटेशन में आगे वाला जो पार्ट होता है वो एनोड को डिनोट करता है और पीछे वाला पार्ट कैथोड को डिनोट करता है। जब आगे वाला एनोड को बता रहा है तो ये बताना चाह रहे हैं कि जेडन जो है वो जेडन प्लस टू में चेंज हो चुका है। मतलब क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का लूज करा होगा तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा, जो कि एनोड पर होता है। तो ये हो गया जेडन सॉलिड प्लस, प्लस नहीं, जेडन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन। क्या ये हीरा होगा क्या। उसी तरह अगर कैथोड पर देखा जाए तो रिडक्शन होता है, और ये पूरा पार्ट में क्या बताना चाह रहा है कि Cu प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu सॉलिड में चेंज हो चुका है, मतलब रिडक्शन हुआ है। तो Cu प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन लेकर गेन करके Cu सॉलिड में चेंज हो चुका है। इस केस में अगर हम बात करें तो दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा जिंक सॉलिड
प्लस Cu प्लस 2 इक्वल्स, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा Zn प्लस 2 प्लस Cu सॉलिड। इस तरह से देखने को मिलने वाला है हमें, ठीक है। इस तरह से किसी भी रिप्रेजेंटेशन का सेल रिएक्शन लिखा जाता है, जो कि आप ऊपर 3 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आपको ये दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप करने वाले हैं कुछ इस तरह से। अब मैं इसका ई सेल निकाल लेते हैं, ई सेल निकाल लेते हैं बेटा। ई सेल नोट है, यहाँ भी नोट आएगा, ठीक है। और मेन चीज जो मैं बताने वाला हूँ, हमेशा ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, इसको देखकर ही हम बता पाते हैं कि जो हमें दिया है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये ई कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ये ऑपरेटर ने गड़बड़ कर दिया है। ई जेड एन इक्वल टू 0.76 नोट, और ये लिखा हुआ है नीचे ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू इक्वल टू 0.34 0.3435 है, 34, हाँ। अब यहाँ पे पहले मुझे बताइए क्या आपको ये देख के समझ में आ रहा है क्या यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या रिडक्शन? पता लगाने का तरीका होता है कि यहाँ पर जो दिया है वो हमें क्या डिनोट कर रहा है कि इसका रिडक्शन हुआ है, और वो किस में चेंज हो गया है, जिंक में। तो ये जो दिया हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब एसआरपी की वैल्यू है। एसआरपी ऑफ एनोड है, क्योंकि जिंक कहाँ पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। इसी तरह अगर बात करें Cu प्लस 2 जो Cu में चेंज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चेंज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये भी हमारी एसआरपी की वैल्यू होने वाली है। ये भी हमारी एसआरपी की वैल्यू होने वाली है। तो ये हो गया एसआरपी ऑफ कैथोड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको। चलिए, तो ई नोड सेल जो है, ई नोड सेल की अगर हम बात करें, ई नोड सेल की अगर बात करी जाए तो ई नोड सेल जो होता है वो होता है एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो यहाँ से एसआरपी ऑफ कैथोड हमें पता है कि कैथोड है, ये हमारा एनोड है, जो कि है 0.4 माइनस 0.76, आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद एक क्या होने वाला है, 1.10 वोल्ट होने वाला है, 1.10 वोल्ट होने वाला है। इस तरह से इनोड सेल को फाइंड आउट करा जाता है, जो कि बाकी क्वेश्चन आप करने वाले हैं और हमें कमेंट करके बताने वाले हैं कि आपसे बने हैं या नहीं बने हैं, और बने हैं तो आंसर क्या रहने वाला है, ये सभी आप करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे गैल्वेनिक सेल का। इसके अकॉर्डिंग जो ई सेल है, दिख रहा है ना आपको, ई सेल जो है वो हो जाता है ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। एन एफ जो है ये बड़ा आएगा log 10 कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, टी इज टेम्परेचर, एफ इज 1 फेराडे, 1 फेराडे की वैल्यू होती है 96500, और एन इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं एन फैक्टर। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाती है ई सेल। जब हम कांस्टेंट की वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 ई बाय आर। इसको इस तरह भी फॉर्मूले को याद करा जा सकता है, जो कि सिंपली फॉर्म है नेक्स्ट इक्वेशन की। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट को। एप्लीकेशन के बाद कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं और मुझे करने हैं, मिलके करेंगे। इसी तरह से अगला है एप्लीकेशन ऑफ नट्स इक्वेशन। चलिए बढ़े आगे। ए पार्ट में बोला है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए मैं बता दूं आपको,
थोड़ा इसको छोटा करते हैं। अगर ऊपर फॉर्मूला देखा जाए तो नीचे है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। करना कुछ नहीं है, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। एक बार हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे, दूसरी बार हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो उस केस में कुछ नहीं होता है, ये ई सेल की जगह यहाँ पर आ जाएगा रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 on n is a number of electron या n factor log 10 upon p on r, जो कि ये प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो हम सेल रिएक्शन लिखेंगे उसके अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं। इसी तरह से ई ऑक्सीडेशन सेम होने वाला है ई नॉट। डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम याद रखेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगा। ई ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो चुका है। इसी तरह से अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने पर हमें दिखता है प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, जहां पर हमें एक डेल्टा जी इक्वल टू दिया हुआ है माइनस एन एफ ई सेल। जी इज ए गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्वल टू हो गया माइनस एन इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एफ इज ए फेराडे और ई सेल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 3 केस देखने को मिलते हैं, जहां पर अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो उस केस में जो डेल्टा जी है हमारा, डेल्टा जी है वो हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो यहाँ पर जब हम डेल्टा जी नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कट के यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ई सेल पॉजिटिव, ई सेल हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं जब भी हमारे सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो उस केस में ई सेल जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। उस केस में ई सेल ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। ई सेल जब भी ग्रेटर देन जीरो आएगा तो सेल स्पॉन्टेनियस होने वाला है, याद रहेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, जब भी डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव जो है वो बाहर माइनस होने की वजह से, इक्वल में माइनस होने की वजह से जो ई सेल है हमारा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ई सेल जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो जो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है वो नॉन स्पॉन्टेनिटी को डिनोट करता है, नॉन स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस को बताता है। तो वहां पर जो ई सेल है वो हमारा क्या बताएगा कि यहाँ पर जो हमारी सेल रिएक्शन है या सेल है वो अपने आप नहीं वर्क करने वाला है, क्योंकि वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब अगर हमें उसको स्पॉन्टेनियस बनाना है तो उस केस में हम एनोड को कैथोड बना देते हैं और कैथोड को एनोड बना देते हैं। अगर कोई सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है और अगर हमें उसको स्पॉन्टेनियस सेल बनाना है जहां पर स्पॉन्टेनियस वो वर्क कर सके, तो उस केस में जो कैथोड है हमारा उसको एनोड बना दिया जाता है और एनोड को कैथोड बना दिया जाता है। दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो वो जो सेल होता है वो भी हमारा स्पॉन्टेनिटी को शो करने लगता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शो करने लगता है। थर्ड केस है हमारा जहां पर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो मतलब गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी जीरो हो गई है, मतलब हमारा ये इक्विलिब्रियम वाला केस आ चुका है। इक्विलिब्रियम वाला केस आ चुका है और उस केस में जो डेल्टा ई है वो भी क्या देखने को मिलता है हमारा, डेल्टा ई नहीं ई सेल, ई सेल भी हमारा क्या देखने को मिलता है, जीरो देखने को मिलता है। ई सेल हमारा जीरो देखने को मिलता है। जब भी इक्विलिब्रियम वाला केस होगा तो वहां पर डेल्टा ई जी गिव चेंज इन गिब्स एनर्जी जीरो होती है और वहां पर ई सेल हमारा भी जीरो देखने को मिलेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर कैलकुलेशन करने जाए तो हमने अभी देखा है, अभी हमने देखा कि जब भी इक्विलिब्रियम केस होगा इन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम के केस में जो ई सेल होता है, ई सेल मेरे भाई ई सेल इक्वल टू जीरो होता है। जब ई सेल जीरो हो जाएगा तो नट्स इक्वेशन के अंदर अगर मैं वैल्यू रखूं तो ये होगी जीरो इक्वल टू, सामने दिख रहा होगा आपको नट्स इक्वेशन, वहां पे ई सेल जीरो लिख दिया है। ई नोट सेल
ई नोड सेल इक्वल टू हो गया हमारा माइनस, सॉरी इक्वल टू नहीं, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है क्या, के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से क्या हम इसे लिख सकते हैं क्या, ई नोट सेल इक्वल टू 0.0591 log। आपको दिख रहा है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं, नहीं थोड़ा उधर चला गया है, चलिए अब दिख रहा होगा, log के इक्विलिब्रियम अपॉन एन। तो यहाँ से अगर हमारा जो सेल है वो इक्विलिब्रियम है पर है, तो वहां पर ई नोट सेल इक्वल टू हो जाता है 0.0591 अपॉन एन log के इक्विलिब्रियम। तो इसे भी हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे हमने आप एप्लीकेशन भी देख ली है जिसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले ड्राइव कराए हैं, और ये जो फॉर्मूले हैं ये सीधे सीधे हमारे क्वेश्चन में काम आने वाले हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ, और इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 5 क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन है जो कौन करने वाला है, आप करने वाले हैं, जो कि आप करने वाले हैं। अब हो सकता है इसमें कुछ ऑपरेटर ने कोई मिस्टेक करी हो तो आप देख लेना, बाकी यहाँ पर पांचों क्वेश्चन जो है वो आपको करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे। इसमें क्वेश्चंस और होने चाहिए, देख लेते हैं एक बार और। हाँ बेटा ये रहे, आप इसको पॉज करके भी एक बार क्वेश्चन लिख लेना। मैं दिखा देता हूँ, 6 क्वेश्चन ये रहा, और 5 का कुछ डाटा इस पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है। पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। चलिए लिख लिया होगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। चलिए आप भी करिए साथ में, अगर आप से बन रहा है तो आप भी करिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला होना, ये होने वाला है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ डाटा दिया हुआ है, डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ni+2 किस में चेंज हो रहा है, ni में चेंज हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, रिटर्न रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये SRP की वैल्यू है, ये SRP की वैल्यू है, ये SRP की वैल्यू है। अगर यहाँ देखें तो ये AU+3 भी AU में चेंज हो रहा है, तो ये भी किसकी वैल्यू होगी बेटा, ये भी SRP की ही वैल्यू है, ये भी SRP की ही वैल्यू है। अब अगर अपन टेबल के अकॉर्डिंग देखें, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किसका कैथोड हमें यहाँ बनाना है और किसका एनोड होगा ये पता होना चाहिए आपको। और नहीं पता है तो ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसको देख लो, इसके अकॉर्डिंग बता दो। तो ये जो है ये हमारा एनोड है, एसआरपी ऑफ एनोड, ये जो है ये हमारा एसआरपी ऑफ कैथोड होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ई नोड सेल को फाइंड आउट करेंगे। ई नोड सेल, ई नोड सेल होगा हमारा एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 1.50 माइनस 0 पॉइंट, और बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस, तो ये हो गया प्लस 0.25। तो यहाँ से वैल्यू आ गई सीधी सीधी 1.75 वोल्ट। क्या हमें रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, क्या हम सेल रिएक्शन लिख सकते हैं क्या, तो लिखिए, लिखिए और मैच कराइए। मैं डायरेक्ट सेल रिएक्शन लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट सेल रिएक्शन लिखने वाला हूँ, लिखिए और मैच कराइए। ये होगा Na सॉलिड प्लस Na+2, किसमें Au में चेंज हो रहा है ना, तो ये Au+3 गिव्स Na+2, सॉरी Au। आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको थोड़ा इस तरह कर लीजिए। और ये भी होगा हमारा एक्वस। ठीक है, तो हमारा जो नट्स इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ई सेल इक्वल टू
थोड़ा लेग कर रहा है बेटा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया ई नोट सेल हो जाएगा हमारा 1.75 माइनस 0.0591 अपॉन, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं एक इक्वेशन में, या एन फैक्टर बोल सकते हैं। तो जब हम इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो कितना हो रहा होगा, 3, क्योंकि ये इक्वेशन हो गई, हाँ ये 2 है ना, तो ये 3, ये अभी बैलेंस नहीं है, और ये 2, अब ये बैलेंस है बेटा। ये होगी हमारी सेल रिएक्शन, ये होगी हमारी सेल रिएक्शन, जहां पर 6 इलेक्ट्रॉन या तो गेन हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर एन फैक्टर होने वाला है 6 log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर होगा Ni+2, Ni+2 एंड Au अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन Ni और Au+3, Au+3। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ये लिखी हुई है हमारे पास, जो इधर साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। Ni की तो दी हुई है, Ni+2 दिया हुआ है 0.1, एंड Au+3 है 1। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं इसको आराम से इधर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1.75 माइनस 0 पॉइंट, इसको मैं 6 से मान लेता हूँ, 0.6 ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, अपॉन 6 log Ni+2 की कंसंट्रेशन अभी हमने लिखी थी, वो थी 0.1, 0.1 मीन्स हो गया है 10⁻⁻1। जो Au है वो सॉलिड है, और सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, तो इस केस में इसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा, और इस केस में भी एक्टिव मास 1 होने वाला है। तो यहाँ पर Au+3 की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 1, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है -1, ये कहाँ चला जाएगा, आगे आ जाएगा और ये प्लस बना देगा, 1.75 प्लस, और ये हो गया 0.01, 0.01, तो 0.01, तो ये हो गया 1.76 वोल्ट। ये हमें आंसर देखने को मिलने वाला है। इसी तरह से बाकी जो 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो आपको करने हैं, दिख रहा होगा आपको, खोज करके लिख भी सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूँ, जो कि हमारा गैल्वेनिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा गैल्वेनिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर। एक बार कमेंट करके बता दीजिए स्क्रीन ओके है, ऑडियो आ रहा है ना, जल्दी जल्दी बता दीजिए। सब ऑल गुड है बेटा? इसी के साथ बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर बात करी जाए तो इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिलती है। साथ के साथ हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जैसे कि घर में जो बैटरी लगी होती है वो क्या कर रही होती है, जो बाहर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको लेकर स्टोर कर रही होती है, केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर रही होती है घर में जो बैटरी रखी होती है। और जब जरूरत आती है, लाइट चली जाती है, तो उसी केमिकल एनर्जी को वो वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, और हम उसका यूज कर पाते हैं। इस बात को समझ चुके होंगे आप कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करा जाता है। तो यहाँ पर एक जो डायग्राम है उसको समझने वाले हैं हम, डायग्राम को समझने वाले हैं। तो देखिए एक कंटेनर है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, मतलब करंट सोर्स से जुड़े हुए हैं, करंट सोर्स, करंट सोर्स से जुड़े हुए हैं। जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रोड ये लगा हुआ है, सेकंड इलेक्ट्रोड हमें इधर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड है ये हमारा हो जाएगा एनोड,
एनोड क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और जो हमारा कैथोड है वो ये वाला होने वाला है क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जो हो गया हमारा कैथोड। जो कंटेनर है उसके अंदर हमने मोल्टन NaCl भरा हुआ है, कंटेनर के अंदर मोल्टन NaCl भरा हुआ है। जैसे ही करंट फ्लो करवाया जाता है, करंट स्टार्ट करा जाता है, तो यहाँ पर करंट की वजह से जो आयन से माइग्रेशन करने लग जाता है। जो NaCl है वो अपने आयन से डिसोसिएट होगा Na+NCl- में, माइग्रेशन की वजह से जो एनोड पार्ट जो भी हमारे एनायन 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 है एनायन आयन है वो कहाँ जाने लग जाते हैं, वो हमारे नोड की तरफ जाने लग जाते हैं। याद रखना है एनायन कहाँ जाते हैं, एनायन वालों को कौन बुला रहा है, इनको बुला रहा है एनोड। भैया आइए और अपना ऑक्सीडेशन करवाइए। एनायन कहाँ जाते हैं, एनायन एनोड पर जाते हैं, और वहीं केटायन जो पार्ट है, केटायन केटायन जो पार्ट है वो कैथोड पर जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं, वो कैथोड पर जाते हैं। जो भी नेगेटिव आयंस होंगे वो कहाँ जा रहे हैं, एनोड पर, और जो पॉजिटिव आयंस है वो कहाँ जा रहे होंगे, केटायन पर जा रहे होंगे। याद रहेगा, क्यों? क्योंकि केटायन पर ऑक्सीडेशन होता है, और नहीं, केटायन पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम दो एस्पेक्ट में देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को दो पार्ट में देखने वाले हैं, या दो एस्पेक्ट में देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा होने वाला है क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, और दूसरा हमारा होता है क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल पार्ट देखने वाले हैं। क्वांटिटेटिव जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल पार्ट देखने वाले हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जिस तरह का हम सॉल्यूशन यूज में ले रहे हैं उससे हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है। जब हमारा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड इनर्ट था तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, जब एक्टिव था, एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज में लिया गया तब हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिला। ये सारी बातें हम किस में करते हैं, क्वालिटेटिव में करते हैं, क्योंकि यहाँ हम क्वालिटी की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि हमने किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज में लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है वो हमारे किस तरह के इलेक्ट्रोड है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है या फिर एक्टिव इलेक्ट्रोड है। लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। भाई इनर्ट है या एक्टिव है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता है। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में जो इलेक्ट्रोड है, जिस मेटल का वो इलेक्ट्रोड है, वो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जरूरी नहीं, कर सकता है। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट। सॉल्यूशन जो लिया है हमने वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ये भी हमारे ध्यान रखना होता है, कौन कौन से फैक्टर है ये लिखे हुए हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ मीडियम की। नेचर ऑफ मीडियम में बात करते हैं कि मोल्टन है या फिर हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन है। ये सभी बातें हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के रूप में करते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम वन बाय वन केस केस में देखने वाले हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो करा जाता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं NaCl मोल्टन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जब भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया जाएगा तो हमें याद है इलेक्ट्रोड जो है वो खुद ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। तो अभी ये से केस हमने देखा भी था। जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारा NaCl प्लस और Cl माइनस आयन में देखने को मिलने वाला है। और जो पॉजिटिव आयन्स है वो कहाँ जाने वाले हैं, वो तो जाने वाले हैं हमारे कैथोड पर, वो जाने वाले हैं कैथोड पर। और जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ जाने वाले हैं, वो जाने वाले हैं एनोड पर अपना ऑक्सीडेशन करवाने। जब Cl माइनस आयन जो एनोड पर जाएगा तो इसका क्या होगा, रिडक्ट ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, और Cl2 के रूप में, Cl2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। वहीं पे Na प्लस जो है वो कैथोड पर जाएगा और अपना रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करने के दौरान ये Na सॉलिड के रूप में इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने लग जाता है। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम केस ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट।
अब यहाँ पर बात को समझिए आप। अब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। आपको दो सीरीज दिख रही होगी, कैथोड एंड एनोड। ये हमारी कैथोड सीरीज है, ये एनोड सीरीज है, जिसके अकॉर्डिंग हमने ईसीएस जो है कि जो एनोड पर जा रहा है, कैथोड पर जा रहा है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार तरह के एलिमेंट गए हैं, चारों का ऑक्सीडेशन हो गया, चारों का रिडक्शन हो गया, नहीं। प्रायोरिटी बेसिस पे काम होता है, ओनली एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और एक का ही रिडक्शन होगा। तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमें ये सीरीज बताने वाली है, जो आपको सामने देखने को मिलने वाली है। जैसे कि मानो सोडियम है और एल्यूमिनियम है इसी के अंदर। अब कैथोड पर जो रिडक्शन है वो किसका होगा, सोडियम का, एल्यूमिनियम का? सर एल्यूमिनियम का होगा, क्योंकि हमें आपने जो सीरीज लिखवाई थी वो याद है। तो जो रिडक्शन है वो किसका होने वाला है, एल्यूमिनियम का होने वाला है। वहीं अगर बात करी जाए यहाँ पर फ्लोरीन की और आयोडीन की, दोनों ही जा रहे हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन करवाने। कौन सी गैस बाहर निकलेगी भाई, आयोडीन बाहर निकलेगी। सीरीज लिखवाइए बेटा। सर आपने सीरीज लिखवाई हुई है तो आयोडीन गैस बाहर निकलने वाली है। इसी तरह से अब वन बाय वन हम गैस को देखने वाले हैं। सीरीज आपने लिख ली होगी और आपको याद भी होगी। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा केबीआर। केबीआर केबीआर के केस में देखिए, जब भी जो केबीआर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वाटर में डालने पर, वो बीआर माइनस एंड के माइनस में डिसोशिएट होगा। अब वहां पर जब ये डिसोशिएट होगा तो वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल भी है क्या, एक्वस सॉल्यूशन है। तो के बी आर जो है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कम मात्रा में होता है, वाटर ज्यादा मात्रा में होगा, तो एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन के केस में हमें ये भी देखना है कि जो वाटर है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा। जब वाटर पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो ये पूरा पार्ट कहाँ जाने वाला है, ये पूरा पार्ट जाने वाला है हमारा एनोड पर। ये पूरे एलिमेंट कहाँ जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं कैथोड पर। अब एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, वो कौन सी सीरीज बताएगी हमें, ये सीरीज बताने वाली है। यहाँ पे देखें तो बी आर माइनस जो है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहाँ पर बी आर माइनस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एनोड से बी आर टू गैस निकल जाएगी। इस तरह से हमें प्रोडक्ट पहचानने हैं। उसी तरह से जब के माइनस और वाटर के तौर पर जाएंगे तो पैरिटी बेसिस पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा के प्लस कहाँ है, के ये रहा, और वाटर 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 ये रहा वाटर। तो पैरिटी बेसिस पे जो वाटर है उसका क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। वाटर का रिडक्शन होने वाला है। तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने वाला हूँ यहाँ पर आपको, वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग प्रोसेस है बेटा। यहाँ पे दोनों ही अलग केस हो जाते हैं, जिसमें इक्वेशन हमें देख, जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें कौन सी गैस निकलने वाली है, O2 गैस निकलने वाली है। O2 गैस निकलने वाली है। और जब वाटर का रिडक्शन होगा, भैया डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, आराम से नोट्स में जाके देख लेना जो भी इसकी रिएक्शन है। और जब भी H2 का रिडक्शन होगा तो H2 गैस बाहर निकलने वाली है, H2 गैस बाहर निकलने वाली है। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए इस केस जो हमारा केस सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहें उसको करके बताइए जल्दी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का है, इनट नहीं, ये पीटी है बेटा, पीएफ नहीं। जाने क्या लिख रहे हैं भाई, ऑपरेटर साहब भी कुछ भी लिख रहे हैं आजकल। CuSO4 एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर का क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड जो है हमारा वो कॉपर का है। तो उस केस में आप कॉपर भी यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो जब कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो Cu, इधर ले लेते हैं अभी वाला क्वेश्चन। देखिए जब कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो पहले तो हम CuSO4 को वाटर में डालेंगे तो ये टूटेगा SO4 - 2 एंड Cu+2। वाटर में है तो भैया वाटर वाले मॉलिक्यूल भी आएंगे, आ गए। अब आ चुके हैं तो ये वाला पूरा पार्ट कहाँ जाने वाला है, ये पूरा पार्ट जाने वाला है एनोड पर। एनोड पर, लेकिन
एनोड पर कौन है? कॉपर है, Cu है, जो क्या बोल रहे हैं कि भैया मेरा ऑक्सीडेशन होना है, तुम दोनों का कुछ नहीं हो पाएगा। ऑक्सीडेशन तो कॉपर का होगा, तो यहाँ पे जो एनोड है वहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, और जो कॉपर मेटल है या कॉपर का इलेक्ट्रोड है वहां से Cu+2 आयन हमारे सॉल्यूशन में आने लगते हैं, और वहां से Cu+2 और H2 कहाँ जाने वाला है? वो जाने वाला है कैथोड पर, और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो जितने कॉपर आयन से कॉपर मेटल से Cu+2 आयन आ रहे हैं, उतने ही आयन कहाँ जा रहे हैं? कैथोड पर जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं देखने को मिल रहा। CuSO4 की किसी भी तरह की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हुई है, क्योंकि CuSO4 में जो SO4-2 का कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे Cu+2 आयन का भी ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है, क्योंकि जो कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड था वहां से जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन होके सॉल्यूशन में आ रहा था, और वापस वो रिडक्शन करवा कर कहाँ जा रहा था? कैथोड पर जा रहा था। तो किसी भी तरह का यहाँ पे कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हुआ है। तो किस तरह से हमारे एक्टिव जो इलेक्ट्रोड है वो वर्क करते हैं ये हम देख चुके हैं। बाकी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आगे। नेक्स्ट हमारा डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्या हम देख चुके हैं क्या? डाइल्यूट वाले में क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया, ये टूटेगा H+ एंड SO4-2 में, और वो डाइल्यूट है तो भैया वाटर भी है, और डाइल्यूट का केस स्पेशल होता है। डाइल्यूट के केस में अब हमें प्रायोरिटी बेसिस पे काम नहीं करना है। ज्यादा कौन है? वाटर है। ज्यादा कौन है सॉल्यूशन में? वाटर है। जब भी सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा होगा तो उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और उसी का रिडक्शन हो रहा होगा, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उसी का रिडक्शन हो रहा होगा। तो ये भैया तो जाने वाले हैं एनोड पर, और एनोड पर जाने के बाद ये H2 गैस को रिलीज कर देंगे। आपको दिख रहा हुआ है वो, थोड़ा इधर ले लेते हैं। O2 गैस रिलीज कर देंगे, और उसी तरह से जो H2 है ये जाने वाला है कैथोड पर, और कैथोड पर जाने के बाद ये H2 गैस जो है उसको रिलीज करेगा। ये मैं बता चुका हूँ क्यों करेगा और कैसे करेगा, तो आप जाकर देख लेना। तो ये हो गया हमारा डाइल्यूट H2SO4 वाला केस। इसी तरह से ठीक है, यहाँ तक आ गया इधर। चलिए, नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। पीएफ पीएफ क्या लिखा है यहाँ पे? पीएफ किसका पीएफ मांग रहे हैं हमसे? कुछ भी लिखे जा रहे हैं। पीटी है भाई, ये प्लेटिनम है। ऑपरेटर साहब आप भी देख रहे हो तो देख लो, प्लेटिनम है ये। लेक्चर देख रहे हो तो देख लेना, ये प्लेटिनम है। तो यहाँ पर H2SO4 है, तो H2SO4 किस में टूटेगा? SO4-2 प्लस H+ में, प्लस H+ में। अब यहाँ पर वाटर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब H2SO4 की मात्रा ज्यादा है। तो इस केस में इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा किस पे? एनोड पर। और ये भैया कहाँ जाएंगे? ये भैया कैथोड पर जाएंगे। ये भैया कहाँ जाने वाले हैं? ये हमारे कैथोड पर जाने वाले हैं। जब ये कैथोड पर जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो वाटर जो H2O है वो क्यों नहीं लिया है? पहले ये देखिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला केस होगा तो यहाँ समझिए, ज्यादा मात्रा में क्या H+ और SO4 है क्या? ज्यादा मात्रा में है, तो इन्हीं का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और इन्हीं का रिडक्शन करवा देते हैं। और उस केस में अगर हम वाटर भी ले लेते हैं, तो वाटर भी अगर प्रायोरिटी बेसिस पे बात करें तब भी इन्हीं का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो उस केस में जो ये SO4-2 है, इसमें प्रोडक्ट का देखने को मिलने वाला है। प्रोडक्ट होगा हमारा H2, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये चल क्यों रहा? H2O8, H2O8-2 भाई, ये तो हाँ, इस तरह का हमें प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। और H+ का क्या हो रहा है? H+ का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होगा तो H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनते हैं, और इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको करने हैं, क्योंकि मैं सारे प्रोसेस बता चुका हूँ आपको। और मैंने इसी तरह से एक टेबल यूज में ली है जो आपको दिख रही होगी।
ये सभी के वन बाय वन इलेक्ट्रोलाइट है और कौन से इलेक्ट्रॉन हम यूज में ले रहे हैं और हमें एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, उसकी टेबल है। वन बाय वन अब आपको सभी केस को रीड करना है और इनको बना के देखना है कि किस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसका क्वांटिटेटिव पार्ट। क्वांटिटेटिव हो चुका है। नहीं, अभी तो क्वालिटेटिव हुआ है ना, क्वांटिटेटिव पार्ट लेने वाले हैं। अब तक हम कौन सा पार्ट कर चुके हैं? क्वांटिटेटिव कर चुके हैं भाई, इतना पढ़ाने के बाद तो हम भी भूलने लगे हैं अभी तो। अब हम लेने वाले हैं क्वांटिटेटिव पार्ट, क्वालिटेटिव कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में अगर बात करी जाए तो हम अब न्यूमेरिकल पार्ट देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। एक बार कमेंट करके बता दीजिए सब सही चल रहा है ना, ऑडियो वीडियो सब दिख रहा है आपको? बात चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड पार्ट को देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे फर्स्ट अगर हम देखें तो Na प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके Na सॉलिड में चेंज हो चुका है। इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ पर Na प्लस का एक आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर Na सॉलिड बना रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ Na प्लस एक मोल Na प्लस एक मोल इलेक्ट्रॉन लेकर एक मोल इलेक्ट्रॉन लेकर एक मोल Na सॉलिड बना रहे हैं क्या? एक मोल Na सॉलिड बना रहे हैं मतलब एक मोल Na सॉलिड मतलब 23 ग्राम। 23 ग्राम जो सॉलिड है वो डिपॉजिट हो रहा है क्या? जब Na प्लस आयन को एक मोल इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1 फेराडे। अरे 1 फेराडे 96500 गुलाम। इतना चार्ज देने पर हमें कितना ग्राम सॉलिड देखने को मिल रहा है? 23 ग्राम। तो मुझे जरा बताइए यहाँ पर कि एक आयन एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन देने पर क्या हम एक एल्यूमिनियम देखने को मिल रहा है क्या? तो यहाँ पर जब मैं एक मोल एल्यूमिनियम आयन को कितना चार्ज दूंगा? 3 फेराडे। भाई 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फेराडे चार्ज देने पर एक मोल आयन एल्यूमिनियम आयन को 3 फेराडे चार्ज देने पर हमें 1 मोल एल्यूमिनियम देखने को मिलने वाला है, जो कि हो जाएगा 27 ग्राम। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक मोल एल्यूमिनियम आयन को 3 फेराडे चार्ज देने पर 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाता है? क्या ये बोल सकते हैं क्या बेटा? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक पार्ट। हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम फेराडे का फर्स्ट लॉ देखने वाले हैं। फेराडे फर्स्ट लॉ। फेराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो वेट है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे चार्ज के, जो कि प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कौन आता है दुनिया में? एक नया कांस्टेंट आता है जेड। और जेड डॉट क्यू, क्यू को हम लिख सकते हैं आई इंटू टी। तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू हो जाता है हमारा जेड डॉट आई डॉट टी। और जेड जो होता है, जेड को एक और चीज लिखा जा सकता है, वो है ई इक्वल ई अपॉन ई इज इक्विवेलेंट वेट। ई इज इक्विवेलेंट वेट। तो ई अपॉन 96500 जो कि एक फेराडे चार्ज होता है डॉट आई डॉट टी। डब्ल्यू इक्वल टू हो गया आई ई अपॉन 96500 मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी। आई इज करंट जो कि एम्पियर में होगा, टी इज टाइम जो कि सेकंड में होगा, डब्ल्यू इज वेट कि कितना वेट डिपॉजिट हुआ है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो फेराडे सेकंड लॉ भी साथ में देख चलते हैं अपन। फेराडे सेकंड लॉ। अगर फेराडे सेकंड लॉ की बात करी जाए तो यहाँ पर
फैराडे सेकंड लॉ की बात करी जाए तो जो W होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के। W जो होगा वो प्रोपोर्शनल, डिपॉजिट वेट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के। तो यहाँ से जो W1 बाय W2 होता है उसको हम लिख सकते हैं E अपॉन E बाय 2। सेम चार्ज सेम चार्ज जब दो सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराया जाता है तो उस केस में हम इक्विवेलेंस वेट से भी डिपॉजिट वेट को फाइंड आउट करा जा सकता है। तो वहां पर फेराडे सेकंड लॉ काम आने वाला है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा है 193 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 200 सेकंड थ्रू molten MgCl2, find the mass of Mg metal deposit। देखिए ये बोलना चाह रहा है कि जब MgCl2 मोल्टन सॉल्यूशन के अंदर हमने 193 करंट को पास करवाया 200 सेकंड तक, तो कितना मैग्नीशियम मेटल डिपॉजिट हुआ है ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो उसके लिए W बराबर क्या फॉर्मूला लिखवा चुके हैं कि W बराबर क्या होता है E अपॉन 96500 इंटू I इंटू टी। क्या यही होता है क्या? तो यहाँ पर क्या आप इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं क्या मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम जो होता है Mg+2 होता है, तो Mg+2 के केस में ये हो गया मोलर वेट कितना होगा इसका? मोलर वेट होता है 24/2। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट 24/2 अपॉन 96500। आई की वैल्यू है हमारे पास 193 इंटू 200 इंटू 200। तो यहाँ पर कैंसिल आउट तो आप कर ही लेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 12/965 इंटू 193, और जो कि 193 जो होता है इससे कट जाएगा 5 टाइम्स। तो जो हमारा वेट आने वाला है वो हो जाएगा 12/5 ग्राम, या हम लिख सकते हैं 2.4 ग्राम। तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा आई होप। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम करा चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन कौन करने वाला है? आप करने वाले हैं। तो जल्दी से बाकी क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके आंसर क्या आने वाला है और कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, ये भी हमें जरूर बताना है। इसी के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हम खत्म करते हैं। साथ में जो भी हमारे सेल बचे हुए हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, थ्योरेटिकल सेल, जो कि हम उसकी थ्योरी को वहां से ही एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। चलिए, थैंक यू।